नमस्कार, मैं हूं उदय सर। आज एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि इतिहास सब्जेक्ट से आपको जेपीएससी पेपर 1 में 15 नंबर यानी कि 15 क्वेश्चन पूछता है और 30 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें से आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपका प्राचीन काल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल से ये क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इतिहास है क्या और इतिहास को कैसे पहचानेंगे, इतिहास क्या होती है, इतिहास को बढ़ाया कैसे। ठीक है, इतिहास बढ़ाने में कितने लोगों को परेशानी हुआ और कैसे उन लोगों ने क्रिएट किया, जिसे आज हमारे समझ जितना भी चीजों देखने को मिल रही है वो हमको कंप्लीटली समीक्षा करने के बाद प्राप्त हुई है। तो मैं आपको बता दूं इतिहास है क्या। इतिहास का सिंपल सी भाषा में आपको मैं बता दूं, इतिहास किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज के अतीत को जानने का एक साधन है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र या तो समाज के अतीत को जानने का एक साधन है, एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, महत्वपूर्ण साधन है। तो हम जब भी इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने का मतलब है उस जगह का, उस राष्ट्र का समाज, संस्कृति, समुदाय को लोग कब मनुष्य ने कहां पे कौन सा चीजों को उत्पादन किया, कौन सी समाज संस्कृति को उसने बनाया जो आज हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको समझना है। इतिहास क्या है? किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज के अस्तित्व को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इतिहास को हम लोग 3 तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, इतिहास को हम लोग 3 तरीके से जान सकते हैं। इतिहास का 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 प्रकार से इतिहास को हम लोग जानेंगे। पहला जो इतिहास है ये आपका है प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ये काल आपका मिलेगा। इस काल को वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है, वो है 3000 ईस्वी पूर्व। 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 3000 ईस्वी पूर्व में इस प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है, वैज्ञानिकों ने निकाला है। इस समय में खासकर बातें ये समझनी होगी, इस समय में लोग ना पढ़ना ना लिखना, ठीक है, दोनों में से किसी भी प्रकार से उन लोगों को नॉलेज नहीं थी। यानी कि उसमें जो लोग रहते थे ना पढ़ना जानते थे ना ही उन लोगों को लिखना पता था। ठीक है, तो इस समय में पढ़ना लिखना जब नहीं जान रहे थे तो फिर भी लोगों, आज सब लोग लिखे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे या तो साहित्यिक रूप से या तो पुरातात्विक रूप से या तो विदेशी के विवरण को उसने समीक्षा किया और प्रागैतिहासिक काल को भी उन लोगों ने लिखा। तो प्रागैतिहासिक काल कब तक है? 3000 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, ईस्वी पूर्व में उसको माना जाएगा। पढ़ना लिखना मनुष्य को नहीं आता था। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है कि ये सारे चीजें थे। तो उस समय में आपको समझना होगा, उसी समय आपका पाषाण काल आती है। क्या आती है? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल आती है। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? जब मनुष्य, ठीक है, जब मनुष्य पत्थर की औजारों का प्रयोग करके अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है, या तो शिकार करने के लिए या तो और कुछ काम करने के लिए वो लोग क्या करते थे? ठीक है, पत्थर के औजार को प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल को उन लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, ठीक है, और दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है ये नाव पाषाण काल। ठीक है, ये 3 तरह के काल को उन लोगों ने इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, इसका जो समय होता है, पूरा पाषाण काल का जो समय होता है वो आपका 20 लाख से 12,000 वर्ष ईस्वी पूर्व माना जाता है। 12,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और नाव पाषाण काल उन लोगों ने जब निकाला 12,000 से 10,000 के बीच में, 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 के बीच में निकाला है। और नाव पाषाण का काल उन लोगों ने निर्धारित किया, वो क्या था? 10,000 से
10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। ठीक है, तो इस समय में लोगों का जो जीवन यापन था, लोगों का जो जीवन यापन था वो क्या था कि लोग उस समय घुमक्कड़ जीवन जीते थे, कहीं अस्थायी जगह उन लोगों के पास नहीं था। उन लोगों को जीवन यापन के लिए शिकार करना, आखेट करना, कंदमूल संग्रह करना, ठीक है, ये सारे चीजों के द्वारा वहां के लोग, उस समय के लोग, प्रागैतिहासिक काल के लोग जीते थे। ठीक है, ये सब प्राचीन काल के अंतर्गत इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, सेकेंड में आपका है, सेकेंड स्टेप में आपका है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये आद ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, जब मनुष्य इस धरती में, ठीक है, लिखना तो सीखा, लिखना तो सीख गया, लेकिन पढ़ना नहीं सीख पाए थे, लिखना सीख गया और पढ़ना नहीं सीख पाए थे। ये इसका जो आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइमिंग होता है वो आपका कितना है, 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस समय में लोगों का, इस समय में भी लोग आखेटी करते थे अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन इस समय में क्या हुआ, थोड़ा सा औजारों में बदलाव हुई, छोटी छोटी औजार बनाने लगे और छोटी छोटी औजार बनाकर वो एक सुंदर तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो पढ़ना लिखना तो जान गए, लेकिन पढ़ना नहीं जान पाए, जिसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा में आपको मैं बता दूं, तीसरा में आपका है आधुनिक काल। क्या है, आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से कब है, 600 ईस्वी पूर्व के बाद के इतिहास को आपको जानना हो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आधुनिक काल। इस समय में मनुष्य पढ़ना लिखना सारा चीज सीख जाता है, पढ़ना लिखना सारा चीज सीख जाता है, और ये आखेट से ये कहां की ओर आते हैं, आखेट से ये मनुष्य खेती की ओर अग्रसर हो जाता है। ये आपका आधुनिक काल या नवपाषाण काल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में एक चीज आपको मैं बता दूं, क्या जरूरी था कि उस समय में इतना ठंडी थी, ठंडी होने के कारण मनुष्य गुफा में, मनुष्य मचान बनाकर रहते थे, जिसके कारण नियंडरथल मानव ने, ठीक है, नियंडरथल घाटी से उनका जो अवशेष प्राप्त हुई थी, वो नियंडरथल मानव ने आग का खोज किया था, आग का खोज किया था। ठीक है, सेम कंडीशन अगर हम नवपाषाण में घुसते हैं तो नवपाषाण काल में क्या होता है, नवपाषाण काल में पहिया का खोज होती है। क्या का, पहिया का खोज होती है। ठीक है, तो ये जो प्राचीन काल से प्रागैतिहासिक काल से अगर हम आधुनिक काल तक घुसते हैं तो कई कई चीजें हमको देखने को मिलती है, कई चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट कहता है कि जब नवपाषाण कंप्लीट आती है तो लोगों को, ठीक है, अस्थायी बसाव करना पड़ता है, अस्थायी बसाव करना पड़ता है। कारण क्या है, लोग खेती करने लगते हैं। ठीक है, कारण क्या है, लोग खेती करने लगते हैं, और जब खेती करने लगते हैं तो उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी उनको कहां मिलती, नदी में ही मिलती। आज की अवस्था के अनुसार इतना जो अभी जो आधुनिकीकरण हुई और चीजों को बहुत सिंपलीकरण तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे पाइप के जरिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जा सकते हैं, बट उस समय में इतना व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोग जब खेती करना प्रारंभ किया तो उन लोगों को पानी की जरूरत पड़ी, गीली मिट्टी की जरूरत पड़ी, जिसके कारण नदी के किनारे लोगों ने बसाव, अपना आप को बसाव किया। तो जितना भी हम विश्व में 4 सभ्यता आपको देखने को मिलता है, विश्व में 4 सभ्यता है, 4 सभ्यता में से एक आपका मेसोपोटामिया को देखिए। मेसोपोटामिया सभ्यता जो बनी हुई है वो कहां है, दजला एवं फ्रात नदी के किनारे बची हुई है। कहां, दजला एवं फ्रात नदी के किनारे बसी हुई है, क्योंकि यहाँ उन लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे अगर हम रहते हैं, ठीक है, तो अस्थायी बसा भी होगे, पानी का भी आवश्यकता हमारा कंप्लीट हो जाएगी, खेती भी कर सकते हैं, सिंचाई भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये लोग दजला एवं फ्रात नदी के किनारे अपना
मेसोपोटामिया सभ्यता उन लोगों ने बसाया। दूसरा अगर आप देखते हैं मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता आप देखेंगे नील नदी के किनारे बसी हुई है। और तीसरा देखें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे भारत के अंतर्गत आता था। आज तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में चले गए। जब 1947 में देश आजाद हुई, देश आजाद के साथ पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो ये कहाँ है, सिंधु घाटी नदी है, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। और चौथा आप अगर देखते हैं चौथा में, तो आपका है ये चीनी सभ्यता, और चीनी सभ्यता का होंगहो एवं सिक्यांश नदी के किनारे बसी हुई। तो मेन पॉइंट इसमें प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल और ऐतिहासिक काल, यानी कि हम इसको समझते आधुनिक काल को समझना पड़े तो हमको एक टोटली इस समय में जितना भी वैज्ञानिकों ने इतिहास को रचना किया, सबसे पहले वहां पे क्या क्या चीज उनको प्राप्त हुई, इसको सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि विश्व के इतिहास या तो भारत के इतिहास, कहीं का भी इतिहास अगर देखा जाए तो इतिहास लेखन में 3 चीजों को लोगों ने प्रयोग किया, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। पहला आप देख सकते हैं, पहला आपका है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत लोगों ने प्रयोग किया। दूसरा आपका साहित्य स्रोत लोगों ने प्रयोग किया। ठीक है, और तीसरा आपका है विदेशी का विवरण, विदेशी का विवरण। ये 3 स्रोत लोगों ने प्रयोग किया, जो आज हमको जो जितना भी इतिहास पढ़ने के लिए मिल रही है, कौन सी घटना कौन से समय में हुई थी, ये सारे 3 स्रोत के अंतर्गत ही लिखा गया है। अगर ये स्रोत नहीं मिलती इतिहासकारों को, वैज्ञानिकों को, तो शायद आज हम सही तरीके से इतिहास को ना हम जान पाते, ना समझ पाते, और ना हमें पढ़ने को मिलता। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि इतिहास में पुरातात्विक स्रोत का क्या योगदान रहा। ठीक है, जब वैज्ञानिकों ने सर्च करना प्रारंभ कर दिया, वैज्ञानिकों ने जब खुदाई करना प्रारंभ कर दिया, तो बहुत सारी चीजें मिले, पुरातात्विक चीजें मिले। जैसे आपका हो गया भवन हो गया, अभिलेख हो गया, मूर्ति हो गई। ठीक है, बहुत सारे चीज आपको यहाँ पे प्राप्त होती है, जिसके कारण मूर्ति हो गई, ठीक है, स्मारक हो गया, सिक्का हो गया, क्योंकि बहुत सारे पुरातात्विक चीजों ने लोगों को, ठीक है, यहाँ के वैज्ञानिकों को, जो भी वैज्ञानिक उस समय पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने क्या करने लगा, इन सारे चीजों को निचोड़ निकालना प्रारंभ कर दिया। निचोड़ निकालने के बाद उन लोगों ने जब इतिहास को लिखा, कहीं न कहीं साहित्य स्रोत और विदेशी के विवरण से ज्यादा जो सच प्रमाण हमें मिलने देखने को मिलेगा, वो आपको पुरातात्विक स्रोत में ही मिलेगा। क्योंकि पुरातात्विक स्रोत ही इतिहास को इतना बढ़िया और इतना गहराई तरीके से हम लोगों को इतिहास के अंदर लेके जाता है, वो आपका साहित्य स्रोत नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको देखने मिलेंगे, जिसे हम लोग साहित्य स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। ठीक है, एक चीज आपको मैं बता दूं, अभिलेख में, अभिलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है कि आप कभी भी अभी भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह मंदिर, चाहे वह मस्जिद, चाहे वह कोई स्तंभ, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, दीवार में लिखन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो जो जितना लिख के रखा जाता है, रखा गया था, उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। रिकॉर्डिंग तरीके से कि किस समय में क्या हुआ, कौन राजा कहां पे लड़ाई किया, कहां से क्या चीज प्राप्त हुई, ये सारा देखने को कहां मिलते हैं हम लोग, यार ये चीज आपको मिले देखने को मिलेगा कोई मंदिर के दीवार में, या मस्जिद की दीवार में, या तो आने बहुत सारे चीजें की जगह पे इसे लिख के रखा गया है, स्तूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या है, अभिलेख है। अभिलेख के अंतर्गत सारा चीजें जो देखने को मिलते हैं, बहुत क्लियरेंस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा चीज आपको मैं बताता है, सिक्का। ठीक है, सिक्का, सिक्का उस समय में जो लोगों ने प्रयोग किया, उस सिक्का का तांबा हो सकता है, सोना हो सकता है, शीशा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा चीज वहां पे देखने को मिलती है, जिसके कारण आज इतिहास लेखन में काफी योगदान प्राप्त हुई, काफी योगदान लोगों को मिली है, और आज हमको इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, सिक्का में पहले के सिक्का जितना भी आपको देखने को मिलेगा, वो सिक्का क्या था, उस सिक्का में पेड़ पौधों, हाथी, ये सारा चित्र बनाया जाता था। ठीक है, जितना भी पुराने सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप दूसरा चीज आपको मैं बता दूं कि अभिलेख में अशोक का अभिलेख पढ़ने को 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक का अभिलेख को। इसके बाद बहुत सारा चीजें आपका रुद्रदमन का, ठीक है, रुद्रदमन का है, ठीक है,
गुहा लेक है, ठीक है, आपका गुफा लेक है, ठीक है, सलचित्र है आपका भीमबेटका, आप देख सकते हैं भीमबेटका में है। तो इस समय में लोग, इस समय प्राचीन इतिहास को जब देखा जाए तो इसमें बहुत सारे तकलीफें हुए करती थी लोगों के बीच, जिसके कारण वो आज इतिहास हमें बताती है, आज हमें बताती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रागैतिहासिक में हम लोग पाषाण काल को देख लिए। ठीक है, आदिऐतिहासिक में हम लोग क्या देखेंगे, आदि इतिहासिक में हम लोग को देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलेगा। ठीक है, आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत इसे रखा गया है, आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता है क्या, हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ और कहां तक हम लोगों को देखने को मिला, इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता का मतलब होता है कि एक विश्व में आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है कि विश्व की सभ्यता में से सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही एक महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में माना जाता है। क्यों, इस जगह पे हड़प्पा नगर की खोज होती है और टोटल कितना नगर, 18 नगर की खोज होती है। सिंधु घाटी सभ्यता को जब आप देखते हैं तो 18 नगर की खोज होती है। और जब यहाँ पे खोज होती है उससे पहले सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना होता है। उसका कब होती है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना होता है 1861 में होती है, 1861 में होती है। इसका जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्ट कनिंघम महोदय को माना जाता है, कनिंघम महोदय को माना जाता है। ये 1861 में जब भारत में सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ तो ये कनिंघम महोदय यहाँ पे क्या था, डायरेक्टर था। जब इतना में ये बनती है तो 1872 ईस्वी में पूरे भारत में सर्वेक्षण शुरू हो जाती है, पूरे भारत में सर्वेक्षण शुरू हो जाती है। जब सर्वेक्षण शुरू हो जाती है तो उस समय लोगों को यह पता चलता है कि जितना अंदर, जितना नीचे में दबा हुआ चीजें हमें प्राप्त होती है वो सबसे पुराना माना जाता है, वो सबसे पुराना माना जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये सर्वेक्षण करने का, अध्ययन करने का, स्थिरीकरण करने का जो पढ़ाई शुरू किया था वो ठीक है पीट रीबर्स महोदय ने 1835 से 1902 ईस्वी तक इसने शुरू किया था। कहां पे, मिस्र में डाला था, और मिस्र में डाला था जिसके कारण आज हमें पढ़ाई करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जब हड़प्पा सभ्यता को रखा गया तो हड़प्पा सभ्यता में 18 जगहों को खोज की गई। जैसे आपका हो गया हड़प्पा नगर हो गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, ठीक है, कालीबंगन हो गया, ठीक है, इस तरह से